Okay, sir. Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter that is a gravitation. अब क्वेश्चन इज दैट के हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन पढ़ने का रीजन क्या है सो फ्रेंड्स ऑन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड we come to know that there are four fundamental forces in the nature. चार फंडामेंटल फोर्स है. एक जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तीसरा जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है एंड जो चौथा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. तो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हम 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी हम 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे. अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमारा डिस्कशन है. तो ये जो पूरा चैप्टर है वो ग्रेविटी के साथ लिंक्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ लिंक्ड है और ग्रेविटी के रिगार्डिंग कुछ अलग अलग क्वांटिटी जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, वो सारे क्वांटिटी हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं. ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके जो भी टॉपिक है वो 12th के अंदर एज इट इज फॉर्म में आने वाले हैं. जैसे यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आज पढ़ेंगे, आज उसका डिस्कशन होगा. तो फ्यूचर में 12th स्टैंडर्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम 12th स्टैंडर्ड में फिर पढ़ेंगे. जैसे इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ रहा है तो फ्यूचर में 12th स्टैंडर्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आएगा. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आएगा. मतलब यहाँ पे जो भी कंसेप्ट हम डेवलप करेंगे वो सारे कंसेप्ट आगे जाके आपके इलेक्ट्रिसिटी में भी 12th स्टैंडर्ड में भी उसका यूज होगा. सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट वे दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट. वैसे लास्ट टाइम मैंने कुछ रिवीजन कराया था, आज मैं फिर से एक बार हम यहाँ पे जो भी पढ़े हैं एक बार मैं वापस से फटाफट हम एक बार देख लेते हैं. तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसके आंसर देने का ट्राई करना. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वाज अ केपलर्स लॉ. सो उसमें जो फर्स्ट लॉ था वो आपको पता है कि वो ये बता रहा था कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के आसपास किस टाइप के ऑर्बिट में घूमते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो फर्स्ट जो लॉ था दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, कीपिंग सन एज अ वन ऑफ इट्स फोकस. और एलिप्स का फोकस कैसे होता है वो भी आपको शायद पता होगा. मान लेते हैं कि ये आपका एलिप्स है, तो क्या होता है कि आप अगर ऐसा मानते हो कि आपका सन यहाँ पे बीच में है, ओरिजिन पे है, तो ऐसा नहीं है. आपका सन यहाँ पे होगा. इट इज द वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स. एलिप्स के दो फोकस होते हैं, सन कोई एक जगह पे होता है, यहाँ पे बीच में नहीं होता है. दैट इज रिमेंबर यहाँ पे होता है. दैट वाज अ फर्स्ट लॉ. इट इज ऑल्सो नोन एज अ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट. सेकेंड लॉ क्या था? तो सेकेंड लॉ वाज इंपॉर्टेंट, वो हमने उसको डेरिवेशन भी किया था. फर्स्ट एंड थर्ड लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं था, बट सेकेंड लॉ को हमने डिराइव भी किया था. तो सेकेंड लॉ जो था दैट वाज द लॉ ऑफ एरिया. हाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ एरिया. और उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई ये जो एरियल वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि एरिया ट्रैवल्ड और एंक्लोज्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट. सन एंड प्लैनेट को, सपोज कि यहाँ पे प्लैनेट है तो सन एंड प्लैनेट को कनेक्ट कर दो और प्लैनेट सपोज कि यहाँ से यहाँ पे जा रहा है पी से पी डैश पे, तो उसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो पहले ये थी और फिर वही लाइन यहाँ पे पहुँच गई, तो उसने कुछ एरिया स्वैप किया. तो ये जो है ना दैट इज, किसी के माइक में से आवाज आ रही है, ये जो एरिया है ना दैट इज एरिया स्वैप्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट एंड दैट इज नोन एज अ एरियल वेलोसिटी.
सो एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट पर यूनिट टाइम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बट वो उसका फॉर्मूला क्या था, किसी को पता है? L/2m. L/2m. Very good. L/2m. Where L is what? Angular momentum. Angular Very good. momentum. Very Angular good. momentum. Very good. Very good. थर्ड लॉ जो था, that was the law of Periodic time. T law square of proportional to periodic A time. cube. Very good. That is the law of periodic time. और law of period भी हम उसको बोल सकते हैं। और इसमें हमने ऐसा सीखा था कि जो ये जो प्लैनेट होता है उसका जो रिवॉल्यूशन करने का जो पीरियोडिक टाइम होता है ना, वो इसके जो सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द सेमी, ये जो डिस्टेंस है ना ए, उसको सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे। तो द स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of its semi major axis of its elliptical orbit. So that was the Kepler's third law. उसके बाद हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया था। सो सेकंड टॉपिक वाज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो उसमें हमने क्या किया था फ्रेंड्स, उसको वेक्टर एंड स्केलर दोनों हिसाब से हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर स्केलर फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं, स्केलर फॉर्म अगर उसका लिखते हैं तो स्केलर फॉर्म क्या रहेगा भैया? फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ड्यू टू ईच अदर, दैट इज अ फोर्स ऑन 1/2 और 2/1। देखो ये 12 या 21 ऐसा नहीं रीड करना, इट इज अ फोर्स ऑन 1, पहले ऑन आएगा फिर बाय आएगा, ऑन 1/2 या फोर्स ऑन 2/1। मैग्नीट्यूड वाइज इट इज द सेम एंड दैट कैन बी गिवन बाय Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बट फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि एवरी टाइम दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। ये जो फॉर्मूला है ना, वो कब आप अप्लाई कर सकते हो? जब जो ऑब्जेक्ट्स है वो एज ए पार्टिकल अगर आप कंसिडर कर सकते हो तो ये फॉर्मूला वैलिड है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं जो आईआईटी में पूछा हुआ था, तो आईआईटी में ऐसा पूछा गया था कि एक है ना, यहाँ पे एक रिंग है, उसका कुछ मास है और इसके ऊपर एक स्फीयर है, दोनों का मास दिया था। मास ऑफ द रिंग एंड मास ऑफ द स्फीयर बोथ इज प्रोवाइडेड। m1 भी दिया था एंड m2 भी दिया था, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी दिया था और इसका रेडियस भी दिया था। तो मोस्ट ऑफ बच्चों ने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स ये गलत चीज़ है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको JEE में बता दूंगा। बट अभी आपको क्या माइंड में रखना है कि ये Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो किसके लिए वैलिड है? पार्टिकल के लिए। हाँ, पार्टिकल। पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। या फिर अगर आप ऑब्जेक्ट को एज ए पार्टिकल कंसीडर करते हो, जैसे थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज वेरी 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 लार्ज विथ कंपैरिजन टू द इट्स डायमेंशंस, ऑब्जेक्ट के खुद के डायमेंशन से उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अर्थ एंड सन, नो डाउट अर्थ बड़ी है, सन भी बहुत बड़ा है, बट उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बहुत ही बड़ा है, तो फिर हम सन एंड अर्थ को दोनों को क्या कर सकते हैं? एज ए पार्टिकल कंसिडर कर सकते। पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं। एंड इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। So that was the scalar form of the Newton's law of gravitation. अब उसका वेक्टर फॉर्म भी शायद आपको पता होगा। तो वेक्टर फॉर्म जो था ना, ये सब मैंने लास्ट टाइम भी रिवाइज कराया था, बट एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ तो ये चैप्टर आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए।
वेक्टर फॉर्म अब आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बोलो क्या लिखूं मैं। F12 अगर मुझे फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में तो ये GM M2 upon R square R cap टू R12 कैप। बट R12 कैप आप कैसे फाइंड करोगे? तो वेक्टर R12 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर R12 कैसे मिलेगा आपको? R2 minus R1 upon R. अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। या परफेक्ट। तो ये आपका हो गया F12। सिमिलरली F21 भी आप लिख सकते हो, उसका भी मैग्नीट्यूड तो GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर ही आएगा, बट उसका जो डायरेक्शन होगा ना, ये यूनिट वेक्टर R12 कैप के बदले R21 कैप आएगा। एंड अगर आपको R21 कैप फाइंड करना है तो ऑब्वियसली उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो R21 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, that is R1 minus R2 upon its magnitude, that is the distance between the two particles. तो ये फॉर्मूला लगेगा। और फाइनली मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि F12 इज इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ R12 कैप। तो ये आपका हो जाएगा माइनस F12। तो ये चीज़ ये दिखा रही है कि यहाँ पे भी दोनों पार्टिकल के ऊपर एक दूसरे के द्वारा जो फोर्स लग रहा है ना, वो मैग्नीट्यूड उसका सेम ही है, बट उसका डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट है। मतलब वो कौन सा लॉ पे कर रहा है? Newton. न्यूटन्स। Third law. Third law of motion. या एग्जैक्टली। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सो फ्रेंड्स किसको बोलते हैं? तो बोले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फोर्स अपॉन मास करना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए भी आपको फोर्स अपॉन मास ही करना पड़ेगा, बट ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास करना पड़ेगा। तो उसके अंदर हमने अलग अलग केस डिस्कस किया था। हमने सबसे पहले ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड किया था। तो है कोई माइकल लाल, है किसी को पता व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? GM upon R square. GME upon RE So on the surface square R the square. formula was a G exactly on the surface of the earth, and that was GME Upon radius RE. of the earth square. एंड इसका ये जो ये यहाँ पे जितने भी देखो, अब जितने भी राइट साइड में जितने भी पैरामीटर्स है ना वो सब नोन है। जी का वैल्यू है ना 6.67 10⁻⁻11 होता है। मास ऑफ द अर्थ आपको नहीं पता है, बट मुझे पता है कि वो 6 × 10⁻24 kg होता है। रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है ना वो 6400 किलोमीटर होता है। तो मतलब ये सारे चीज़ आपको पता है। तो इसके द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर उसका वैल्यू निकालेंगे ना तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। सो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आज जाके पता चला, आज जाके प्रूव हुआ, मतलब लास्ट लेक्चर में, कि ये 9.8 कहाँ से आया। फिर उसके बाद विद द हाइट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सम हाइट, एट सम अल्टीट्यूड, एट हाइट h। सो फ्रेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिस्कशन हो गया। अब कुछ हाइट पे एक्सेलरेशन कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या था? GME H, upon RE plus H whole square. वेरी गुड। GME अपॉन RE प्लस H द होल स्क्वायर। या हाँ, ये फॉर एनी वैल्यू ऑफ H, फॉर एनी वैल्यू ऑफ H। बट अगर H बहुत ही छोटा सा है विद रिस्पेक्ट टू द, GE into bracket में 1 minus GE 2h into by 1 RE. minus 2H by RE. देखो मजा आया ना फ्रेंड्स। अगर आप फिजिक्स को थोड़ा साथ साथ में करते हो ना तो बहुत ही मजा आ सकता है। पर H इज मच मच लेस देन RE। और तीसरा हमने क्या किया था, हमने ये भी डिस्कस किया था
देखो सरफेस ऑफ द अर्थ आ गया, हाइट भी आ गया, तो अब क्या होना चाहिए? Depth. डेप्थ पे जाना है अभी, मतलब आपको क्या करना है? देखो सरफेस आ गया, फिर आकाश आ गया, फिर पाताल लोक पे जाना है। तो पाताल लोक के लिए पता है फॉर्मूला क्या था? G of D is equal to GE ब्रैकेट में 1 minus D by RE। वेरी गुड, वहां पे ओनली डी आता है, मतलब वहां पे 2h अपॉन आर आता है, यहाँ पे डी अपॉन आर आता है। और फिर हमको ये भी पता था कि अगर आप जी वर्सेस डिस्टेंस का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्सेस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आपका ग्राफ कैसे मिलेगा? तो बोले सेंटर पे 0 होता है, फिर क्या होता है? फिर यू होता है कि अब टिल द सरफेस इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली बिकॉज जी प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो सेंटर पे 0 होता है, फिर वो लीनियर रिलेशन में होता है कहाँ तक? Surface तक. सरफेस तक तो वो बढ़ता रहता है, सरफेस पे वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद वापस से अगर ऊपर जाते हो कम होता जाता है. तो फिर वो वापस से 1/r² के हिसाब से कम होगा। मतलब कहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 होता है, कोई अगर ऐसे पूछता है तो कह सकते हैं कि ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 होता है। और कहाँ पे मैक्सिमम होता है? तो एग्जैक्टली ऑन द मैक्सिमम कहाँ पे होगा? Surface of the earth. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज द मैक्सिमम। ये चीज किया था और उसके बाद इसके ही बेस पे कुछ न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था। तो आज वापस से कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस सम न्यू थ्योरी एज वेल। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको ये सारी चीज आपको पता है फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay, so let's continuing to solve some numericals. Exercise illustration number 1 and 2 I think we had done with, and exercise के भी बहुत Yes, sir. Yes, sir. डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हमने 1 2 3 4 कर दिया था ना? हाँ 4 कर दिया था, 5 भी कर दिया, Yes. 6 नहीं, 6 7 8 9 10 नहीं कराया होगा, वो नहीं कराया. 13 भी करा दिया होगा, 14 करा दिया होगा, 15 एंड 16 तक करा दिया होगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, सो 16 तक क्वेश्चन करा दिए होंगे। 16 करा दिया था ना आकाश में? Yes, sir. ओके गुड। सो डेफिनेटली अब हम है ना थ्योरी डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज न्यूमेरिकल्स जो भी कराना था वो मैंने करा दिए है। सो लेट्स कम टू द थ्योरी, न्यू थ्योरी। फ्रेंड्स एक थ्योरी ऐसी है कि जो आपके एनसीईआरटी के बुक में ही नहीं है। अब जो मैं थियरी कराने जाने वाला हूँ वो आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, बट उसके बेस पे JEE नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं अभी जो करा रहा हूँ उसको है ना आप एज ए लर्न बाय हार्ट मतलब नहीं करना है, उसको खाली उसके कंसेप्ट को समझना है। बहुत ही बढ़िया थ्योरी है। तो एक थ्योरी मैं आपको करा रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी के कंटेंट में ही नहीं है, बट उसके बेस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं। अब आपको थोड़ा सरप्राइज होगा। देखो हमने कहाँ कहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिस्कस कर लिया, तो बोले सरफेस, अर्थ के सरफेस पे डिस्कस कर लिया, फिर आकाश लोक में गए मतलब ऊपर गए, आकाश पे गए मतलब अल्टीट्यूड पे गए, तो वहाँ पे भी क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर डेप्थ में मतलब पाताल लोक में गए तो वहाँ पे भी क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। बट you will be surprised by knowing that the gravitational acceleration changes due to the rotation of the earth as well. अर्थ क्या करती है कि दो टाइप के मोशन करती है। एक तो सन के आसपास इलेप्टिकल ऑर्बिट पे वो रोटेट होता है, मतलब उसका रिवॉल्यूशन होता है, और दूसरा वो खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन करती है। तो फ्रेंड्स आपको सरप्राइज होगा कि अर्थ वो खुद के एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करती है ना,
तो उसके वजह से भी एक्सेलरेशन में कुछ चेंज आता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये कैसे हुआ भैया, ये कैसे हुआ? वो हम हाइट से उसका चेंज होगा, डेप्थ से चेंज होगा, सरफेस पे क्या वेरिएशन है वो सब सीखे, बट ये अर्थ के खुद के एक्सिस पे रोटेशन में के होने के द्वारा थोड़ी एक्सेलरेशन चेंज होगा भैया, होगा। क्वेश्चन इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, सो हाउ इज इट पॉसिबल? तो अभी वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट उसके पहले आपको है ना, उसके पहले आपको लेटीट्यूड किसको बोलते हैं वो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। चलो सबसे पहले मैं आपको लेटीट्यूड क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद ये जो सस्पेंस है उसको मैं ओपन करूंगा। तो लेटीट्यूड किसको बोलते हैं तो पहले वो समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से, शांति से समझना, सोचना, समझने का ट्राई करना, मजा आने वाला है। क्या फ्रेंड्स आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको एक अर्थ का मतलब ये फिगर दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो चलो पहले तो मुझे ये बताओ कि मुझे कराना क्या है, आप मेरा एम क्या है, आपको क्या पढ़ाना है? अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? लेटीट्यूड। एटीट्यूड तो एक्सप्लेन। मुझे यहाँ पे दो चीज आपको पढ़ानी है, एक तो लेटीट्यूड किसको बोलते हैं ये पढ़ाना है पहले तो, और उसके बाद मुझे ये आपको सिखाना है कि अर्थ के रोटेशन के द्वारा भी कुछ चेंज आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, मुझे ये सिखाना, ये दो चीज। तो सबसे पहले लेटीट्यूड किसको बोलते हैं वो मैं आपको समझाऊं। तो मान लो कि ये कोई अर्थ का सरफेस का कोई ये पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पे देखा आपने, दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? यस सर। तो इस पॉइंट को आप अर्थ के सरफेस, अर्थ के सेंटर के साथ कनेक्ट कर दो। अर्थ जो है ना वो स्फेरिकल है, तो उसका कहीं ना कहीं पे एग्जैक्टली बीच में उसका सेंटर होगा। तो आप अर्थ के कोई भी सरफेस के पॉइंट को उसके सेंटर के साथ अगर कनेक्ट करोगे तो वो है ना इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, ये इक्वेटोरियल प्लेन हुआ हमारा, ये इक्वेटोरियल प्लेन हुआ। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन के साथ कुछ एंगल सबटेंड करेगा, तो ये जो एंगल है ना उसको लेटीट्यूड बोलते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन द सरफेस टू द सेंटर ऑफ द सरफेस, सेंटर ऑफ द अर्थ makes some, I repeat, line joining the point on the surface of the earth to the center of the earth makes some angle with the equatorial plane। तो ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, तो उसके साथ कुछ एंगल सबटेंड करेगी ये लाइन, सो दैट एंगल इज नोन एज अ लेटीट्यूड, इसको लेटीट्यूड बोलते हैं। मतलब ये जो लैम्बडा है ना वो लेटीट्यूड है, और ये इक्वेटोरियल डॉट 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 आपको दिख रहा है वो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है। 3 डायमेंशनली सोच सकते हो क्या आप? यस सर। मुझे ये बताओ कि ऐसे लैम्बडा एंगल बनाने वाले आपको कितने, ये सेम एंगल बनाने वाले आपको सरफेस के ऊपर कितने पॉइंट मिलेंगे आपको? 180। आप 180 पॉइंट मिलेगा आपको। अच्छा, तो फ्रेंड्स आप थोड़ा और सोचो, यहाँ पे जो एंगल, ये जो सरफेस वाला ये जो पॉइंट जो एंगल बना रहा है वही एंगल क्या यहाँ इसके साथ बनेगा? यहाँ पे भी वही एंगल बनेगा? यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ऐसे पॉइंट कंसीडर करते जाओ तो आपको क्या मिलेगा पता है? आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर। एक पूरा सर्कल मिलेगा, एक कौन बनेगा। क्या आपको ये समझ में आया? Yes, sir. तो ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये वाला सर्कल, ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया, तो ये जो सर्कल है उसके जो जितने भी सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जितने भी ये सर्कल के पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करेंगे? सेम एंगल सबटेंड करेंगे। तो ये जो पूरा सर्कल है उसका लेटीट्यूड सेम होगा, ये पूरे सर्कल का लेटीट्यूड सेम ही होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो अब आपको समझ में आया, आप जब छोटे थे तब आपको पढ़ाया गया था कि हम ये पूरे अर्थ को ऐसे वर्टिकल सर्कल एंड हॉरिजॉन्टल सर्कल में डिवाइड कर सकते हैं। पूरे अर्थ को हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स जो होते हैं उसको लेटीट्यूड बोलते हैं, एंड जो वर्टिकल सर्कल्स जो होते हैं उसको लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं। तो क्या ऐसा कुछ सिखाया गया था आपको जियोमेट्री में? यस सर। तो अब आपको पता चला, अब जाके पता चला इसको लेटीट्यूड क्यों बोलते हैं।
बिकॉज ये हॉरिजेंटल सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट एक टाइप का ही मतलब सिमिलर एंगल बनाएगा सेंटर के साथ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ लेटीट्यूड। तो सीधी सी बात है, तो मुझे ये बताओ कि जो पोल पे जो पॉइंट होगा, पोल पे एग्जैक्टली पोल पे, यहाँ पे पोल पे, तो उसका लेटीट्यूड कितना होगा? 90. 90. उसका 90 होगा, बिकॉज वो जो उसको अगर आप सेंटर के साथ कनेक्ट करोगे तो वो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा? 90. और दूसरी बात, अगर आप इक्वेटर के ही बात करते हो, इक्वेटोरियल प्लेन के सरफेस पे ही बात, सरफेस का इक्वेटर जो है अर्थ सरफेस का, उसका कोई प्लेस कंसीडर करते हो उसका इक्वेटर का, तो वो कितना एंगल सब्टेंड करेगा? 180. कैसे 180? 0. Sorry sir, 0 0 0. देखो लेटीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना वो 90 होता है। तो इक्वेटर का जो लेटीट्यूड होगा, तो इक्वेटर का इक्वेटर के साथ तो क्या होगा? 0 ही होगा ना। तो इक्वेटर का जो लेटीट्यूड होगा वो 0 होगा, एंड पोल जो जियोमेट्रिक पोल है, जियोग्राफिक पोल है जो, उसका जो लेटीट्यूड है वो 90 डिग्री होगा। चलो, क्या ये चीज़ यहाँ तक, मतलब मैंने अभी आपको लेटीट्यूड ही एक्सप्लेन किया, तो क्या ये लेटीट्यूड आपको समझ में आ गया? सर Yes, लॉन्गिट्यूड अभी नहीं आएगा ना? क्या बोल रहे हो? लॉन्गिट्यूड अभी नहीं आएगा ना? लॉन्जिट्यूड की अभी ज़रूरत नहीं है, लॉन्जिट्यूड की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट आपके फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर आपको फॉर योर जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये जो है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कल्स जो है वो आपके लॉन्जिट्यूड्स है। उसका कुछ अभी इम्पोर्टेंस हमारे लिए ये थ्योरी के अंदर उसका कोई काम नहीं है। तो ये अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज अ लॉन्जिट्यूड्स। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। yes sir. तो फ्रेंड्स, बट हॉरिजॉन्टल सर्कल को लेटीट्यूड क्यों बोलते हैं, अभी आपको अभी वो समझ में आया आपको? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, लेटीट्यूड आपको समझ में आ गया, बट क्वेश्चन इज दैट कि एक सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि अर्थ जो रिवॉल्व हो रही है, तो उसके द्वारा भी, उसके वजह से भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कुछ चेंज आता है। तो वो क्या चेंज आता है, तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या मिलता है, उसका मुझे इक्वेशन निकालना है। तो फ्रेंड्स, मान लो कि यहाँ पे कोई m मास पड़ा हुआ है, यहाँ पे अज्यूम कर लो कि यहाँ पे m मास पड़ा हुआ है। तो हमको ये पता है कि ये जो m मास है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी तरफ लगेगा? अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कहाँ, किस तरफ लगेगा? Center. हाँ, टुवर्ड्स द सेंटर, वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा डेफिनेटली। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इसके ऊपर लगेगा, सही बात है आपका। और वो कितना लगेगा? वो हो जाएगा आपका माजी, राइट? यस सर। तो ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर एक तो उसका वेट लगेगा, मतलब हम जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, तो वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। और वो कितना होगा भैया? बोले तो माजी। बट अब जो है ना, मान लो कि अर्थ रिवॉल्व हो रही है, तो अगर अर्थ रिवॉल्व होगी तो ये जो मास है, ये मास पार्टिकल जो अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो भी क्या करेगी? वो भी क्या करेगा? मोशन में आ जाएगा, रिवॉल्व करेगा. वो भी मोशन में आ जाएगा, वो भी सर्कुलर मोशन आए, वो भी सर्कुलर मोशन करेगा। तो फ्रेंड्स, अर्थ जो है ना, अर्थ का ये जो प्लेस है, ये जो ग्राउंड का अर्थ का ये जो प्लेस है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। आपको ये पता होगा कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्री पेटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। तो सर्कुलर मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट पड़ा है मास m, तो वो एक एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन करती हुई फ्रेम पे, सर्कुलर मोशन करती हुई फ्रेम पे पड़ा हुआ है। सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर क्या होगा? एक शूडो फोर्स लगेगा, याद है फ्रेंड्स?
याद करो 5th चैप्टर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो Yes, sir. accelerated frame of reference is considered to be a non-inertial frame of reference. And for the non-inertial frame of reference, object residing inside the non-inertial frame of reference experiences a pseudo force. याद है friends? सर पर ये मतलब वो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं करेगा. नहीं, रोटेशनल मोशन जो है ना, देखो कांस्टेंट है, बट मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना भैया. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो या वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन है मतलब क्या हुआ, मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कौन से फ्रेम को आप इनर्शियल बोल सकते हो? जो आइदर स्टेडी है, जो आइदर स्टेशनरी है, या फिर जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होती है, कांस्टेंट, तो उसको इनर्शियल बोलते हैं. एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तो नॉन इनर्शियल ही बोलते हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर, क्लियर. हाँ. तो अब क्या होगा, हमारा जो ये मास है ना, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पड़ा हुआ है. तो उसका जो एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो टुवर्ड्स उसके जो सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होता है ना, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो वहां पे होता है. बट ये आपको याद होगा कि शूडो फोर्स आपको कौन सी तरफ लेना होता है? ऑपोजिट टू द मोशन. Opposite to the acceleration of the Opposite to the acceleration of the object. of the reference frame. Opposite to the acceleration of the reference frame. देखो सर्कुलर पाथ का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो सर्कुलर पाथ के टुवर्ड्स द सेंटर होता है, बट जो शूडो फोर्स होता है वो उसके अपोजिट लेना है. तो ये जो शूडो फोर्स आएगा आपका, तो ये जो शूडो फोर्स आएगा, एक मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर अब दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं. एक तो क्या, एक तो ये माजी वाला जो टुवर्ड्स सेंटर है, एक तो ये माजी वाला फोर्स लगेगा जो टुवर्ड्स सेंटर है, और दूसरा वाला जो फोर्स है वो शूडो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो ये जो शूडो फोर्स है, दैट इज हाउ मच, तो इट कैन बी गिवन बाय ma, और ये a के बदले क्या लिखना चाहिए मुझे? v स्क्वायर बाई आर. सो ये आपका mv स्क्वायर बाई आर अपोजिट टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, अपोजिट टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये आपका शूडो फोर्स हो गया. क्या ये आपको समझ में आया भैया? यस और नो? तो Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और एक शूडो फोर्स ये रहा इसके सर्कुलर पाथ के अपोजिट, सेंटर से अपोजिट. अब जो है ना फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ कि ये जो mv स्क्वायर बाई आर है उसका ये वाला कम, ये लैम्डा, देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर लैम्डा है एंगल तो यहाँ पे भी लैम्डा होगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन है. अगर यहाँ पे लैम्डा है तो क्या यहाँ पे भी लैम्डा होगा? यस सर. तो मुझे ये बताओ कि ये mv स्क्वायर बाई आर का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? cos mv स्क्वायर बाय आर. जिसके साथ एंगल सबटेंड होता है ना, वो कंपोनेंट. तो ये टुवर्ड्स दी आर, ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका? mv स्क्वायर बाई आर इंटू कोस लैम्डा. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस सर. तो मुझे ये बताओ कि नेट फोर्स, अब मुझे सोच के बताओ, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, एफ डैश इसको बोलते हैं, तो वो कितना लिखना चाहिए मुझे? देखो टुवर्ड्स द सेंटर माजी है mg, और अवे फ्रॉम द सेंटर mv स्क्वायर बाय आर कोस लैम्डा है. सो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ? माजी माइनस mv स्क्वायर बाय आर. वेरी Cos गुड. तो ये माइनस mv स्क्वायर बाय आर क्यों हुआ, ये कोस लैम्डा क्यों हुआ, ये जो टर्म आया वो क्यों आया? दिस टर्म इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द, दिस टर्म इज प्रेजेंट ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन. चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर. तो फ्रेंड्स, हम जो मान रहे थे, हमको जो लग रहा था
कि टुवर्ड्स द सेंटर एक माजी फोर्स ही है, ऐसा मुझे लग रहा था, वो गलत हो गया। अब जाके मुझे पता चला कि रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ is not the Maji only, it is a Maji minus something. So if we consider the resultant acceleration as a g dash, if effective gravitational acceleration, if the effective gravitational acceleration is a g dash, then in place of f dash I should write Maji dash is equals to Maji minus, चलो ये v इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ सर्कुलर मोशन के लिए, ऐसे टू आर ओमेगा। यस सर। तो लिखो तो वहां पे आर ओमेगा लिखो तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, तो क्या बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। कोस लैम्डा। चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। अब फिगर को देख के बताओ कि कोस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। जस्ट लुक एट दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कंसीडर करो, लुक एट दिस ट्राइंगल। तो अगर यहाँ पे लैम्डा है तो इसके सामने यहाँ पे भी लैम्डा ही होगा। तो ये ट्राइंगल को ध्यान से कंसीडर करो। तो ये हमारा एंगल लैम्डा है, यहाँ पे एंगल लैम्डा है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, और ये 45 सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है ना वो स्मॉल आर है, और अर्थ का जो रेडियस है ना वो आर ई है। तो अब मुझे बताओ, हाँ, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड स्मॉल आर एंड हाइपोटेनियस आर ई है। तो इन प्लेस ऑफ अ स्मॉल आर आई कैन राइट आर ई कोस लैम्डा। क्या ये चीज मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? यस सर। तो नाउ इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस, अब ये स्मॉल आर के बदले में क्या लिख सकता हूँ, आर ई कॉस लैम्डा। तो ये हो जाएगा आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। चलो फ्रेंड्स, so this is the resultant acceleration with the consideration of the rotation of the earth, with the consideration of the rotation of the earth। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, जी डैश इक्वल्स टू, अगर जी को कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा बाई जी भी लिख सकते हो आप। अगर आपको इसमें समझ ना आए तो एक काम करो, ये जी को मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। अगर इसको जी से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये पूरे टर्म्स को, मतलब ये ब्रैकेट को, तो ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों सेम ही हुआ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, whenever there is a mention in the question, the rotation of the earth is also considered। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। वैसे ये जो वैल्यू होता है ना ये स्टेप का, वो बहुत ही कम होता है। वैसे ये जो एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू कोस लैम्डा जो होता है ना, वो निग्लिजिबल होता है। बट फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पूछा है तो उसको कंसिडर करके आपको सॉल्व करना है। तो इसको, ये वैसे निग्लिजिबल होता है, बट अगर क्वेश्चन में पूछा है तो आपको उसको कंसिडर करना है। जनरली, for the sake of the simplicity, we are not considering the change in the acceleration due to the rotation of the earth, because it is a very minor. But in the case of JEE NEET, many question was already asked and can be asked। so ये फॉर्मूला आपको याद तो रखना ही है। तो क्या ये थ्योरी आपको समझ में आई फ्रेंड्स? यस सर। तो थियरी तो आपको लर्न बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको खाली इसका कंसेप्ट प्रिपेयर करना है, और ये फॉर्मूला जो है ना वो आपको याद रखना है। और इसके स्पेशल केस भी ले लेते हैं एक बार, स्पेशल केस। चलो, तो केस नंबर 1, ऑन द पोल। चलो पोल के लिए सोचो, अगर ऑन द पोल, तो पोल के लिए लैम्डा कितना है भैया? पोल पे ये 90 डिग्री। वेरी गुड। तो ऑन द पोल लैम्डा इज 90। सो अगर लैम्डा 90 तो कोस 90 तो क्या होता है भैया? 1 अरे कोस 90 1 0। तो ये जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू जी ही रहेगा।
बट अगर इक्वेटर की बात करते हो तो एट इक्वेटर, ऑन इक्वेटर, 201. हाँ, व्हाट इज द लैम्डा? Zero. लैम्डा बिकम 0 एंड कोस 0 क्या The होता है? 1. तो जी डैश का वैल्यू क्या आएगा? जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, कोस स्क्वायर लैम्डा का 1 हो जाएगा. So these are the special case, particularly on the pole and on the equator. क्या ये बात आपके समझ में आया फ्रेंड्स? yes sir. तो ये जो थ्योरी है वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू मस्ट प्रिपेयर द फॉर्मूला. इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द JEE एंड नीट एग्जामिनेशन. तो समझ सर ये हमारे संडे के टेस्ट में आ सकती है? नहीं, थ्योरी ये नहीं आएगी आपको. मैंने बोला ना आपको जस्ट उसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला याद रखना है. उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर डेरिवेशन याद नहीं रखना? डेरिवेशन याद रखने की जरूरत, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला ओनली फॉर्मूला. ओके, एंड कंसेप्ट ओके सर. ओनली. अच्छा फ्रेंड्स, ये वर्क एनर्जी पावर के नोट्स हमारे ऑफिस पे आ गया है, तो आप प्लीज़ कलेक्ट कर लेना ऑफिस से. और अगर आगे के फ्रिक्शन का भी आ गया, फ्रिक्शन भी अगर देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड वर्क एनर्जी पावर, ये तीनों नोट्स अगर कलेक्ट नहीं किया है तो ऑफिस पे जाके प्लीज़ कलेक्ट कर लीजिएगा. कल आपका वैसे भी लेक्चर है, उसमें वर्क एनर्जी पावर आपको आगे, मैंने स्टार्ट तो किया था, संतोष सर आपको आगे बढ़ाएंगे, आगे चलाएंगे. ओके, इफ यू सर सैटरडे कर सकते हैं कलेक्ट? कल कलो तो अच्छा रहेगा ना आपको, बिकॉज कल आपका लेक्चर भी है. सर कितने बजे? बट कल कलो तो आपके लिए अच्छा रहेगा. ओके, सर टाइमिंग? हाँ, आप यू कैन कम आफ्टर 12:30 के बाद ऑफिस खुला होता है. ऑलवेज हमारा जो ऑफिस होता है ना वो 12:30 के बाद ही खुलता है. 12:30 टू 9 o'clock तक होता है. 9 o'clock तक नहीं, बट अभी लॉकडाउन की वजह से 6:30 तक खुला होता है. ओके, तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी, जो एक हिसाब से एक मैजिकल थ्योरी है. हमको ऐसा लग रहा था कि भाई जमीन हो गया, आकाश हो गया, पाताल हो गया, तो अब क्या बचा? तो अर्थ का रोटेशन भी बचा. तो उसके द्वारा भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जिसका डिस्कशन हमने ये थ्योरी के अंदर किया. अभी जो थ्योरी है, अभी जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है. तो अभी हम नया थ्योरी, 14 थ्योरी यू नीड टू प्रिपेयर एज अ लर्न बाय हार्ट. इसको आपको एज अ 2 और 3 मार्क्स में प्रिपेयर करना है. न्यू कंसेप्ट, न्यू फिजिकल क्वांटिटी कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस. नया क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी पिक्चर में आ रहा है, एंड द नेम ऑफ द क्वांटिटी इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. उसको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, एंड इन शॉर्ट इसको इट इज जस्ट नोन एज अ ग्रेविटेशनल फील्ड एज वेल. उसको जस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल सकते हैं. तो क्या ये क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स? yes sir. यस सर. So the question is, explain gravitational intensity or define intensity of the gravitation and write down its equation, units and dimensional formula. So friends, the definition of gravitational field intensity is a gravitational force per unit mass is defined as a gravitational field intensity. मैं समझाऊँ आपको, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझाऊँ. सपोज कि ये कोई सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे मास पार्टिकल्स हैं. तो ये सिस्टम जो है उसके अंदर बहुत सारे मास पार्टिकल हैं. तो क्या होगा कि ये सिस्टम के पास कुछ मास है, तो उसका कुछ इफेक्ट उसके आसपास प्रेवेलिंग होगा, इसका कुछ इफेक्ट उसके आसपास प्रेवेलिंग होगा. तो वो इफेक्ट कितना स्ट्रांग है ऑब्जेक्ट के आसपास, उसका इफेक्ट कितना स्ट्रांग है, उसको मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, एंड दैट क्वांटिटी एट नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग द सेम थिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. तो कोई भी, देखो मैं आपको समझाऊं, कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसके आसपास उसका कुछ इफेक्ट होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. कोई मास पार्टिकल है तो उसके आसपास उसका कुछ इफेक्ट होता है, ऑरा, वी कैन से ऑरा, लाइक ऑरा, उनको दिखाई देता है बट वो होता है. तो मास पार्टिकल के आसपास जो होता है
उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। एंड मैग्नेट के आसपास जो होता है, दिखाई नहीं देता है, बट है, वहां पे है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और वो कितना फील्ड कितना स्ट्रांग है, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये कंसेप्ट क्या है, पहले तो ये समझ में आया आपको? सर मतलब ये ग्रेविटेशनल में मास का ही होगा ना? हाँ, मास इज द कोज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज इज अ कोज ऑफ अ इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड मैग्नेट इज अ कोज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब सोचो कि ये जो सिस्टम है, तो सिस्टम के द्वारा मुझे इस P पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये सिस्टम के द्वारा, सपोज कि ये सिस्टम का जो मास है वो कैपिटल M है, मान लो कि ये सिस्टम का जो मास है वो कैपिटल M है, और इसके द्वारा R, जिसका पोजीशन वेक्टर R है, तो ये पॉइंट P पे मुझे इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो डेफिनेशन ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट नियर द सिस्टम ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट नियर द एनी मास सिस्टम is defined as a gravitational force acting per unit mass by that system of mass is defined as the field intensity of that particular system of mass. तो ये जो सिस्टम है उसका इंटेंसिटी हम अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, F/m करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो मुझे तीन चीज करनी है। सबसे पहले जिस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी निकालना है वहां पे मुझे एक मास को अज्यूम करना है। तो हम अज्यूम कर लेंगे ये पॉइंट P पे मुझे सपोज के इंटेंसिटी निकालनी है। अगर पॉइंट P पे अगर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये पॉइंट P पे है ना एक मास अज्यूम करूंगा। चलो ये मास अज्यूम हो गया। सेकेंड स्टेप, अब मैं क्या करूंगा, अब ये कैपिटल M के द्वारा ये मास पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो मैं फोर्स फाइंड कर दूंगा, स्टेप 2। एंड स्टेप 3 में क्या करूंगा, ये जो फोर्स है उसको मैं क्या करूंगा, पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैंने मेरे पॉकेट में से एक मास को वहां पे मेरे पॉकेट में से ये मास को मैंने वहां पे डाला। स्टेप 1 इज ओवर। स्टेप 2, अब मैं फोर्स फाइंड करूंगा, G मामा अपॉन R², बट इनटू माइनस R कैप लिखना पड़ेगा मुझे, माइनस R कैप। पूछो क्यों? देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये वेक्टर R है, बट जो फोर्स लगेगा, ये जो मास पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। तो ये स्मॉल m जो है ना, वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, अवे फ्रॉम द सिस्टम और टुवर्ड्स द सिस्टम? हाँ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिंग फोर्स है, तो टुवर्ड्स द सिस्टम करेगा। यस और नो? यस सर। उसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ये पोजीशन वेक्टर्स के डायरेक्शन से अपोजिट होगा। तो फिर उसका यूनिट वेक्टर मुझे माइनस R कैप लिखना चाहिए ना। तो फिर इज दैट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। ये माइनस R कैप क्यों लिखा पता चला आपको? बिकॉज फोर्स का जो डायरेक्शन है ना वो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन से एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। इज दैट क्लियर? और यस सर। ने कैसे लिखा, तो कोई भी वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना होता है। तो इसके हिसाब से हमने फोर्स फाइंड किया। अब क्या करेंगे भैया, अब ये जो फोर्स है ना उसको मास से डिवाइड कर देंगे। तो मुझे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा उसका फॉर्मूला देखो तो भैया, -gm अपॉन R² इंटू R कैप। मैग्नीट्यूड वाइज अगर सोचते हैं, ओनली द मैग्नीट्यूड, तो इट इज अ gm अपॉन R²। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो ये आपका इंटेंसिटी हो गया। ये फॉर्मूला अगर आप देखते हो तो ये इसको देख के हमको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की याद आती है। On the surface of Earth. फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर्मूला एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। इनफैक्ट ग्राफ भी सेम है। इनफैक्ट दोनों का ग्राफ भी सेम है। अगर आप इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस अगर अर्थ के बारे में सोचते हैं, अर्थ के लिए सोचते हैं, और अर्थ के लिए अगर आप इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, इंटेंसिटी
वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका भी ग्राफ वही मिलेगा जो एक्सेलरेशन का मिला था। तो इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर द अर्थ यही ग्राफ मिलेगा। मतलब इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के लिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, ग्राफ भी सेम है, बट दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। जो एक्सेलरेशन है ना वो मोशन के साथ लिंक्ड है, एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी है ना वो मोशन के साथ लिंक्ड है। एंड फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो कोई भी सिस्टम का, मास सिस्टम का फील्ड कितना स्ट्रांग है, उसके आसपास उसका इफेक्ट कितना स्ट्रांग रहेगा वो दिखा रहा है। दो द फॉर्मूला सेम, ग्राफ सेम, दो their formulas are same, graphs also are same, but the quantities are different. one is indicating strong strength of the system near point near the system, and second is linked with the motion. दोनों अलग चीज है। इसका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो यूनिट होगा वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूनिट क्या बनेगा? फोर्स पर मास। तो क्या बनेगा? न्यूटन पर केजी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बना दो, न्यूटन पर केजी बनाओगे तो ये एक्सेलरेशन का जो है ना वही मिलेगा। तो ये दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंटेंसिटी। चलो क्या फ्रेंड्स ये इंटेंसिटी समझ में आया फ्रेंड्स? वन मोर कि अगर सपोज के किसी ने आपको इंटेंसिटी दी है और अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो? तो अगर आपके पास इंटेंसिटी है तो उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स भी मिल सकता है। अगर इंटेंसिटी ऑलरेडी पता चला है हमारे पास तो उसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो इंटेंसिटी अगर पता है तो आप फोर्स फाइंड कर सकते हो। ओके तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है वो समझ में आया भैया? यस सर। ओके फाइन, यस सर। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स ये जो थ्योरी है इंटेंसिटी वो आप देख लेना। तो एक डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद मैंने किया ना, बोला ना आपको कि 3 स्टेप आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको पॉकेट में से मास को वहाँ पे प्लेस करना है, उसके बाद आपको फोर्स फाइंड करना है और फोर्स को मास से डिवाइड करना है तो आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज इट इज अ जीएम अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट उसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर केजी है। लास्ट में ये भी समझाया कि अगर आपके पास इंटेंसिटी है तो आपको फोर्स भी मिल सकता है बाय प्रोवाइडिंग द फॉर्मूला IM। और ये भी बॉक्स में दिया गया है कि भाई ये जो इक्वेशन है ना वो ऐसा दिखा रहा है कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ is exactly having the same value as the gravitational acceleration, but the quantities are different. Both are a different quantity. So here the gravitational intensity and gravitational acceleration are the different quantities, but their unit and dimensional formula and graph are also same. ये सब चीज सेम है but the quantities are different. सर। क्या ये पूरा चीज समझ में आया आपको? सर बोलो। सर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटेंसिटी वो मास पे डिपेंड होगी? ऑब्वियसली, डेफिनेटली। जो भी सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है कि जितना कोई सिस्टम का मास ज्यादा होगा तो उसके आसपास उसका इफेक्ट जो प्रेवेलिंग है वो ज्यादा होगा, ज्यादा ही होगा, सीधी सी बात है। और सिमिलर थिंग यू कैन अप्लाई फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा तो उसके आसपास उसका मैग्नेटिक नहीं, चार्ज के आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रिक। हाँ, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना आपका उतना इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो आप जो बोले एकदम परफेक्ट है कि मास जितना सिस्टम का ज्यादा होगा उतना उसका इंटेंसिटी भी ज्यादा ही होगा। सही बात है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रेंड्स आज मैं ना आपको 3 चीज सिखाने वाला हूं। एक चीज है इंटेंसिटी, वो खत्म किया, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी एंड तीसरा पोटेंशियल। और ये तीनों चीज 12th स्टैंडर्ड के अंदर
खाली ग्रेविटेशन के बदले इलेक्ट्रिकल करके आ जाएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या था? अ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन सिस्टम एट एनी पॉइंट पर यूनिट मास वाज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऐसा है, तो फ्यूचर में 12th में क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट मास नहीं आएगा, पर यूनिट चार्ज आएगा। सो दैट विल बी डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स पर मास, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स पर इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। मतलब ये सिमिलर कंसेप्ट 12th में आएगा। ये तीनों कंसेप्ट एज इट इज आएंगे। इंटेंसिटी खत्म हुआ, अब पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद पोटेंशियल। तो अब टॉपिक क्वेश्चन ऐसा है कि डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स? यस सर। तो सबसे पहले ये समझ लो कि हमारा टारगेट क्या है। तो वापस से एक नया क्वांटिटी हम Gravitation हाँ, द न्यू क्वांटिटी इज potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे और अर्थ के द्वारा, अर्थ के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव करेंगे। सर आपकी आवाज कट रही है। somebody's mic is on actually because of that। अभी क्या मेरी आवाज आ रही है परफेक्टली? यस सर। Yes, sir. किसी का माइक ऑन था, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। सो एवरीबडी आर रिक्वेस्टेड टू मेक योरसेल्फ इन द म्यूट स्टेट। सो फ्रेंड्स देखो, ये डेफिनेशन मेन है। अगर डेफिनेशन आप समझ लेते हो तो आपका काम खत्म। सो डेफिनेशन ऐसा है, मैं किसको डिफाइन करने वाला हूं अभी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका डेफिनेशन ऐसा है कि अ नेगेटिव ऑफ वर्क डन to bring m mass from infinity to point P near अर्थ। हम है ना अर्थ के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो अर्थ लिखेंगे। कोई और भी चीज हो सकती है। इट इज अ जनरल कंसेप्ट। अभी अर्थ की बात है तो अर्थ करेंगे। कोई और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो हम वहाँ पे वो सिस्टम के बारे में लिखेंगे। तो अ नेगेटिव ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग m मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट टू पॉइंट P near the earth is defined as a gravitational potential energy of the system, as a gravitational potential energy of that mass m। तो ये डेफिनेशन समझ लो। तो मैं है ना डेफिनेशन को थोड़ा इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट P। नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ना क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि मैं ये स्मॉल m मास को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक उसको लाऊंगा मैं, और जो भी वर्क है
वो मैं एक बार फाइंड कर दूंगा और उसको मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या मिल जाएगा? सर ये नेगेटिव क्यों होगा? वो डेफिनेशन है उसका, वो तो डेफिनेशन तो क्या है कि साइंटिस्ट लोग बनाते हैं ना। तो जैसे आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो पता है आपको? जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों होता है, उसको ही क्यों स्पीड बोलते हैं भाई? वो उसका डेफिनेशन है भैया, लोगों ने बनाया है। इज दैट क्लियर? यस सर। नहीं पर सर वो उसमें वो पोजीशन वेक्टर में था ना वो। नहीं नहीं, वो तो अलग चीज़ है, उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं मतलब मुझे लगा उसमें इसमें भी नहीं नहीं कोई नहीं ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कंसेप्ट नहीं है, होगा। ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वैसे इसका भी इंटरेस्टिंग आंसर है आपका कि भाई ये नेगेटिव साइन क्यों आता है। तो वैसे अभी तो मैंने आपके क्वेश्चन को मैंने उड़ा दिया, बट एक्चुअली इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। 12th स्टैंडर्ड के अंदर जब मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपको सिखाऊंगा, तब जाके आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे नेगेटिव लिखना क्यों ज़रूरी होता है। ओके, यस सर। अभी तो मैंने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया ऐसा बोल के भाई ये डेफिनेशन है, बट उसका इंपॉर्टेंस है वो 12th में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यस सर। तो बट अभी तो हमको करना क्या है? अभी सिंपल चीज़ ये करना है कि आपको वर्क डन फाइंड करना है। एक मास m को इन्फिनिटी से हम p पॉइंट पे ले आएंगे, उसका वर्क डन फाइंड कर देंगे और उसके आगे हम क्या कर देंगे? नेगेटिव मतलब तो वो नेगेटिव हमको क्या देगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है हमारी, और ये अर्थ का जो मास है वो तो आपको पता ही है कि मास ऑफ द अर्थ इज m। और मान लो कि कोई पॉइंट है ना, ये पॉइंट P यहाँ पे है, और मुझे क्या करना है कि इन्फिनिट डिस्टेंस से मुझे क्या करना है, इन्फिनिटी से कोई मास m को यहाँ पे लाना है। तो मैं उसके लिए जो वर्क लगेगा वो मैं फाइंड कर दूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा भैया। यस सर। ओके, तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, सबसे पहले वर्क फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? चलो कोई बताएगा मुझे? वर्क तो बाद में मिलेगा, बट वर्क फाइंड करने के लिए पहले फाइंड क्या करना पड़ेगा? फोर्स एंड एग्जैक्टली, फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। सही बोले आप, एकदम बढ़िया। बिकॉज फोर्स मिलेगा तो उसके बाद आपको वर्क मिलेगा। बिकॉज वर्क फाइंड करने के लिए दो रास्ते थे। एक तो ये देखना था कि आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो एफ डॉट डी है, एफ डॉट डी। अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या फॉर्मूला लगाना है आपको? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स या एफ डी आर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो सबसे पहले हम है ना फोर्स फाइंड करेंगे। चलो, तो वर्क तो बाद में मिलेगा, सबसे पहले फोर्स। तो फोर्स जो होगा वो जी मामा अपॉन आर स्क्वायर। बट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो अभी मैंने लिखा था कि यहाँ पे माइनस आर कैप लिखना पड़ेगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। इज इट ओके? यस सर। चलो मुझे अब सोच के बताओ कि ये वाला जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हम जो ये स्मॉल m को है ना इन्फिनिट डिस्टेंस से यहाँ पे p पॉइंट पे लाने वाले हैं। तो इन्फिनिट डिस्टेंस से अगर p पॉइंट पे लाने वाले हैं तो ये जो r है उसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होगा। हाँ, ये Change होगा। here the r is indicating the distance। तो Yes होगा। इन्फिनिटी से लेके p पॉइंट तक लाते हैं तो r का वैल्यू चेंज होता रहेगा ऑब्वियसली। तो ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। ये तो वेरिएबल है। तो फिर अगर वर्क फाइंड करना है Variable। एग्जैक्टली तो अगर आपको वर्क फाइंड करना है तो एक काम करते हैं, पहले है ना स्मॉल सेगमेंट का वर्क फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। हमको पता है कि वेरिएबल फोर्स में वही तो करते हैं हम। चलो, एक ही सेगमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वर्क फाइंड करेंगे एफ डॉट डी आर, और फिर ये एफ डॉट डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पूरा वर्क मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? एफ का जो वैल्यू है वो माइनस जी मामा अपॉन Upon R square. इंटू आर कैप डॉट। अब ये जो वेक्टर डी आर है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वेक्टर डी आर दैट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड डी आर इनटू द यूनिट वेक्टर। अब फ्रेंड्स ये आर कैप डॉट आर कैप तो क्या होता है पता है आपको? मोड ऑफ आर कैप का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर,
आई डॉट आई इज इक्वल टू आई कैप स्क्वायर। बट ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आर कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 1 होगा। तो फ्रेंड ये आर कैप डॉट आर कैप तो 1 हो जाएगा, तो ये डी डब्ल्यू क्या बचेगा? माइनस जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर बचेगा फ्रेंड्स। यस सर। अब मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट्स टू फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग दिस मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, सो आई हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर का वैल्यू तो ही हमको मिला है, बट वी हैव टू अप्लाई द लिमिट फ्रॉम वेयर टू वेयर। मुझे लिमिट का एप्लीकेशन करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ पे अप्लाई करूँ इंटीग्रेशन का? इंफिनिटी टू पी। पी पॉइंट जो है ना वो आर डिस्टेंस पे है, पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो कैन आई से फ्रॉम पी इन्फिनिटी टू आर yes sir ऑफ एफ डॉट डी आर। बट ये एफ डॉट डी आर तो हमने वही तो हमने फाइंड किया था, और वो फाइंड करते करते हमने एफ डॉट डी आर का वैल्यू ही तो हमको जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर मिला ना डी आर। चलो क्या ये आया बात समझ में फ्रेंड्स यहाँ तक? यस सर। yes sir तो अब क्या करेंगे? ये माइनस जी एम ई एम जो है ना उसको हम बाहर निकाल के लाएंगे फ्रॉम इन्फिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिट पॉइंट आर। अब ये 1 अपॉन आर स्क्वायर को आर रेज़ टू -2 लिख सकते हैं क्या? यस सर। yes sir तो ये माइनस जी एम ई एम। अब मुझे ये बताओ कि इंटीग्रेशन क्या होगा आर रेज़ टू -2 का? इंटीग्रेशन तो अभी तक नहीं किया, अब इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन माने इंटीग्रेशन पावर में एक का इंक्रीमेंट meant r raised to -1 upon और आर रेज़ टू -2 + 1 पावर में एक का इंक्रीमेंट, और जो ऊपर आएगा वही तो नीचे जाएगा नीचे जाएगा। जीवन में जो ऊपर आता है वही तो नीचे जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? yes sir सर। अब ये जो नीचे वाला जो -1 है ना उसको मैं आगे ले जाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Yes, sir. Yes, Plus sir. हो जाएगा। सर। और ये आर रेज़ टू -1 जो है वो 1 अपॉन आर हो जाएगा। यस हाँ सर। सर। अभी लिमिट नहीं अप्लाई किया मैंने, अभी जस्ट सिंप्लीफाई किया है। लिमिट तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब लिमिट भी अप्लाई कर दो भैया। तो 1 minus आर 1 upon r minus 1 upon अपॉन infinity भैया 1 अपॉन इन्फिनिटी तो क्या होगा? 0 0। वो तो 0 होता है, तो कैन आई से इट इज अ जी एम ई एम अपॉन आर। यस सर। yes तो sir वर्क डन फ्रॉम वेयर टू वेयर? इंफिनिटी टू पी। infinity to p बट अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन तो क्या है? उसका क्या करना है वापस से? नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ दैट, तो उसको नेगेटिव कर दो तो फिर क्या आ जाएगा? माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो मेन चीज़ क्या है पता चला आपको? मेन चीज़ तो डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन आपको माइंड में चला गया तो फिर तो उसके बेस पे ही हमको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुलेशन करना है। तो क्या ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताओ कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर सोचते हैं एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो स्मॉल आर के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? आर ई। re तो वो हो जाएगा आर ई। तो इफ एनीबडी आस्क्ड यू व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो हो जाएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। आया बात समझ में? yes sir यस सर। तो ये जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी का थ्योरी मैंने खत्म किया। मेन चीज क्या है इसमें? माइनस डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन अगर आपको समझ लेते हो तो उसके बेस पे ही आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्मुलेशन करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। yes sir तो अब ये थ्योरी खत्म। क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसका पहले हमने डेफिनेशन किया, फिर यहाँ पे मैंने जिसको आर बोला है उसको यहाँ पे एक्स बोला है, तो चलेगा ना? वो तो वेरिएबल को एक्स रखा है, वो तो चलेगा ना? यस सर चलेगा। कि हाँ इंटीग्रेशन तो वैसे ही है सेम टू सेम। फिर पहले क्या किया? इन्फिनिटी टू आर डी वो वर्क फाइंड किया। तो इन्फिनिटी टू आर वर्क फाइंड किया ना,
तो ये रहा, देखो टोटल वर्क टू द ब्रिंग द फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर, तो ये मिला हमको। अच्छा यहाँ पे थ्योरी गलत लिखा हुआ है, थ्योरी पूरा गलत। सर यहाँ पर पहले से ही वर्क नेगेटिव है। हाँ, वर्क को पहले से ही नेगेटिव कर दिया, ये नहीं चलेगा भैया, ये थ्योरी में मिस्टेक है फ्रेंड्स। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, इसमें बहुत गलती है, ये थ्योरी में प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, मतलब गलती ही है, तो ये नहीं चलेगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, उसके हिसाब से आपको इसमें करेक्शन कर देना। ओके, यस सर। Yes, sir. ये नहीं चलेगा। ओके यस सर। ओके, तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हुआ। अब लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक, ये जो है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल एनर्जी में डेफिनेशन क्या था, तो पोटेंशियल एनर्जी में डेफिनेशन ऐसा था कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंटरनेट डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो वर्क डन, ये डेफिनेशन भी गलत है भैया, बहुत गलत। क्या ये करेक्शन हुआ है? देखो तो आपके नोट्स में करेक्शन है कि यही लिखा हुआ है, आपके पास नोट्स है उसमें? यही है सर। यही है कि करेक्टेड? यस सर, यही है। तो इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा आपको। यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हेत, यस सर। क्या पूछना है हेत प्रजापति कुछ आपको? यस सर। क्या पूछना है बोलो।